एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। लोकसभा चुनाव में महज हफ्ते भर का वक्त रह गया है तारीखों के ऐलान को लेकर, और इस शो में हम देश की हर वो चुनावी खबर आपको दिखाते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर उस खबर का देश की सियासत पर असर होता है। तो आज के शो में जिन खबरों की विस्तार से बात होगी, एक एक कर पहले वो खबरें आपके सामने रखती चली जाती हूं। देखिए, संदेश खाली से संदेश, 24 में जीतेंगे क्या मोदी देश, ये वो रिपोर्ट डिटेल्ड आपका इंतजार कर रही है। इसके अलावा शो में और कौन कौन सी खबरें दिखाएंगे आपको, इसके बारे में अब आप जान लीजिए। कोलकाता को सौगात शहर में बनेगी बात, क्योंकि कोलकाता शहर की जो सीटें उस पर बीजेपी पिछली बार जीत हासिल नहीं कर पाई थी, तो क्या उसको साधने की रणनीति बना ली गई है। अगली बड़ी खबर जिस पर आगे विस्तार से आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे वो ये कि बदल दी तकदीर, अब मिशन कश्मीर की बारी जिस रूप में देखने के लिए मिल रही है, इसका भी इंतजार कीजिए। आगे खबर तैयार है आपके लिए। विजय का सायरन बजेगा, मिशन चंपारण विजय का सायरन, इस पर भी एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए मैं लेकर आऊंगी आगे। और साथ ही ये भी बताएंगे आपको कैसे मोदी के हनुमान ला सकते हैं तूफान। तो ये तमाम खबरें जिस पर एक के बाद एक आज चर्चा होगी विस्तार से। संदेश खाली से संदेश की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि संदेश खाली से संदेश, 24 में जीतेंगे देश। संदेश खाली वो जगह जो इस चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा सियासी हथियार दे गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है, लेकिन संदेश खाली की वजह से मोदी फ्रंट फुट पर और ममता बैक फुट पर। क्यों संदेश खाली बन गया 24 के चुनाव में विपक्ष का स्पीड ब्रेकर, आज की कवर स्टोरी यही है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। टीएमसी घोर पाप घोड़े से, टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली के करीब ये मोदी की हुंकार है। 24 के चुनाव में संदेश खाली एपिसेंटर बनने वाला है। शेख शाहजहां पर ममता सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की आर पार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी का ममता सरकार पर एक एक प्रहार सुनिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं। जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। टीएमसी के राज में पीएम मोदी ने संदेश खाली के करीब बारासात में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे वार किए। संदेश खाली इसी इलाके में आता है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को देख पीएम भावुक हो गए। ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है, लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल के बारासात में पीएम टीएमसी और ममता पर बरस रहे थे, तो कोलकाता से दिल्ली तक ममता की मुश्किलें हर घंटे बढ़ती जा रही हैं।
संदेश खाली कैसे ममता के किले को हिला रहा है, वो शुरुआत से समझिए। शेख शाहजहां नाम का टीएमसी नेता है जिस पर राशन घोटाले का आरोप लगा। 5 जनवरी को ईडी की टीम छापेमारी के लिए गई तो टीम पर हमला हुआ। शेख शाहजहां फरार हो गया। इस बीच उस पर उत्पीड़न के आरोप लगे। कोर्ट के आदेश पर शेख से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। मुद्दा बड़ा हुआ तो 55 दिन बाद आखिरकार शेख को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ना नुकुर कर रही है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दे, लेकिन ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, एक याचिका दायर कर दी और सीबीआई को शेख की कस्टडी नहीं सौंपी। पर सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया। इसके बाद ईडी पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट और पूरी स्थिति की जानकारी हाई कोर्ट को दी। हाई कोर्ट ने न सिर्फ बंगाल पुलिस को अवमानना का नोटिस जारी किया, बल्कि ये भी कह दिया कि शाम 4:30 बजे तक शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। शेख शाहजहां, जिस पर गंभीर आरोप है, जिसने ममता की हुकूमत को हिला रखा है, उसकी बेशर्मी देखिए। जब कोर्ट में पुलिस लेकर जा रही थी तब वो विक्ट्री साइन दिखाकर सिस्टम का मखौल उड़ा रहा था। तो बात हुआ? हाँ। क्या बोला उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब ऑन कैमरा हमारा जो कंप्लेन है, ऑन कैमरा उन्होंने सब कुछ लिया है उन्होंने अंदर। सवाल ये क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी शेख के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से बच रहे हैं? বাংলাকে একটা বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে, যে সংস্কৃতি বাংলা কোনোদিনই মানে না। বাংলা হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু আজকে যে অপসংস্কৃতির নাম করে বাংলাটাকে ভাগ করে দেওয়ার চক্রান্ত, বাংলার সংস্কৃতিটাকে শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত আমরা মানতে পারি না। बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं देखा जाता। असल में शेख शाहजहां के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से ममता इसलिए बच रही हैं क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में उसकी अच्छी पकड़ है और 42 सीटों को जीतने के लिए ममता को मुसलमानों का साथ चाहिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें 18 बीजेपी के पास हैं, 22 सीट टीएमसी, 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में 16 सीटों का और फायदा हुआ। हमेशा फ्रंट फुट पर सियासी पारी खेलने वाली ममता संदेश खाली पर बैकफुट पे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के लगातार बंगाल दौरे और महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हौसलों को नई उड़ान दे रही है। पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता और उसके आसपास के शहर वासियों को सौगात दी। सौगात अंडर वाटर मेट्रो रेल की।
देश में अपनी तरह की ये पहली मेट्रो रेल है, लेकिन इस मेट्रो के उद्घाटन का सियासी कनेक्शन क्या है? आखिर किस पर है पीएम मोदी की नजर और कैसे विकास की सौगात से सत्ता का हिसाब किताब सेट किया जा रहा है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान में विकास का ये नया अध्याय है। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया और अंडर वाटर मेट्रो में सफर भी किया। मेट्रो में सफर करने के बाद पीएम मोदी कोलकाता में एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां मोदी मोदी के नारों के साथ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। अंडर वाटर मेट्रो के बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। पहले जानिए कैसे इस मेट्रो प्लान के जरिए बीजेपी ने शुरू किया है विजय का बंगाल अभियान। पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को वोटिंग परसेंटेज में बहुत अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी अर्बन इलाकों में यानी कि शहरी इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा नहीं था। इस बार 2024 में बीजेपी की सीधी नजर उन इलाकों में है जहां पर अर्बन वोट बैंक है, जो शहरी इलाके हैं, और कोलकाता के आसपास के इलाके को जीतने की पूरी कोशिश है। कुल 42 लोकसभा सीट बंगाल में हैं। इनमें से कोलकाता और आसपास की 8 शहरी सीटें हैं। कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ, जादवपुर, बारासात, दमदम, हावड़ा, डायमंड हार्बर, श्रीरामपुर, इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी 2019 में हार गई थी। बीजेपी के लिए इस बार इन इलाकों में जीत किसी चुनौती से कम नहीं, और उसी चुनौती को पार करने के लिए मोदी अंडर वाटर मेट्रो और बाकी योजनाओं के दम पर शहरी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं। लोगों के मन में इस समय क्या है, कितना खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती कितनी खुशी है, बट बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि इंडिया का पहले अंडर वाटर पैसेज में जा रहे हैं। और बस ये फील हो रहा है कि आप लोग टनल के नीचे से पहली बार गुजरेंगे। यस सर, बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ये, और मोदी जी को हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि वो कोलकाता में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बना है, इसीलिए। आप लोग स्टाफ हैं, आप लोगों के मन में भी प्राउड आ रहा है? यस, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। आप लोग बताइए क्या है मन में? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी जो हम लोग के लिए किए हैं, बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए, बहुत मजा आ रहा है सर। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है कोलकाता में, नया मेट्रो बना है, अंडर वाटर मेट्रो बना है, मोदी जी आए, बहुत खुशी है। खूब खुश है आप? क्या मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि स्टेशन बहुत अच्छा आ रहा है, हमें मोदी जी देखने को मिल गए। अच्छा, मोदी जी को देखा या देखेंगे? देख लिए। कैसे देख पाए? मेट्रो से। आप लोग बताइए कि नदी के नीचे से गुजरने का जो एक एक्साइटमेंट है वो है आप लोगों के मन में? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमने कोई भी शहर में देखा नहीं है जो नदी के नीचे से जा रहा है मेट्रो। ये फर्स्ट टाइम है पूरा इंडिया में कि कोई नदी के नीचे से मेट्रो जा रहा है, तो हम बहुत खुश है अभी ये। कोलकाता और आसपास के साथ ही दक्षिण बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। बंगाल की राजनीतिक नब्ज समझने वाले मानते हैं कोलकाता और आसपास के शहरी वोटर्स पर ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ है। बीजेपी जब तक इस मजबूत पकड़ को कमजोर नहीं करती, तब तक बंगाल के इस शहर को साधना आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि बीजेपी शहरी और मध्यम वर्गीय वोटर्स को साधने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पहली बार कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ी। हावड़ा से एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच 4.8 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें से करीब आधा किलोमीटर यानी 520 मीटर का रास्ता पानी से होकर गुजरता है। आधे किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। पहले हुगली नदी की वजह से सियालदा से एस्प्लेनेड तक ही मेट्रो आती थी, लेकिन अब नदी के नीचे टनल तैयार होने से 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बन गए हैं। और कमाल की बात यह है कि हर रोज जिन यात्रियों को हावड़ा स्टेशन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था, वो सिर्फ चंद मिनटों में सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएंगे। अब इस समय उस मेट्रो ट्रेन में हैं जिसमें नदी के नीचे से ट्रेन इस समय जा रही है, और ये जो मछलियां नजर आ रही हैं
और नीली रोशनी है, ये इस बात की पहचान है कि इस समय ये मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे से गुजर रही है। हालांकि 45 सेकंड में ही बाहर निकल जाती है ये टनल से, कम गंगा के नीचे से। अंडर वाटर मेट्रो की वजह से न सिर्फ यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि विकास को भी रफ्तार मिलेगी। और इसी रफ्तार के दम पर बीजेपी मिशन 400 का टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, लेकिन आसनसोल से पवन सिंह ने अपनी उम्मीदवारी वापस कर दी है। लिहाजा 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाले हफ्तों में जारी हो सकती है। तो इस वक्त बंगाल में सारी जगह 2024 चुनाव के मद्देनजर है, क्योंकि 2019 और वोट शेयर में आपके लिए लेकर आ रही हूं। इसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरीके से टीएमसी के बराबर आकर खड़ी एक तरीके से बीजेपी होती हुई इस रूप में नजर आई थी कि टीएमसी का वोट शेयर जहां 43%, वहां दूसरे नंबर की पार्टी बनकर बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें अपने खाते में ले गई थी। लेफ्ट 7.5% वोट शेयर और कांग्रेस का महज 5.5% वोट शेयर ही रहा था। 2 सीट कांग्रेस को मिली थी 2019 में। कल श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर को देंगे कई बड़ी योजनाओं की सौगात। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाटी का ये पहला दौरा होने वाला है। खास बात यह है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए 370 सीट झोली में डाल देने की मांग कर रहे हैं। क्या है श्रीनगर में तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के लिए तैयारियां आखिरी चरण पर पहुंच गई हैं और इस समय हम उसी बख्शी स्टेडियम के गेट पर खड़े हैं जहां पे कल एक रैली होनी है। ये वो कैवलकेड है जिसका मॉक ड्रिल हो रहा है, जो प्रधानमंत्री का काफिला कल श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, किस तरीके से वो इस पूरे इलाके में मूव करेगा, इसकी लास्ट मिनट जो है ड्रिल हो रही है। लेकिन बता दें कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो कल बख्शी स्टेडियम में होना है और यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर जो जानकारी अभी साझा की गई उसमें कहा गया है कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री का जहाज जो है श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरेगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री राजभवन के पास ही जो आर्मी का हेलीपैड है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर के बाद प्रधानमंत्री गाड़ियों के काफिले में बादामी बाग कंटोनमेंट से बख्शी स्टेडियम आएंगे और यहाँ पे तकरीबन 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बारे में भी कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा के साथ कुछ लाभार्थियों को जिनको नौकरी मिली है उनको जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के साथ साथ जो टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तकरीबन 6,500 करोड़ के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की घोषणा होगी और साथ ही राजनीतिक घोषणाएं भी हो सकती हैं, इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि चुनावी जो रन है उसकी शुरुआत, उसकी घोषणा कल प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर एडवाइजरी जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर सोच समझकर तथ्यों के साथ बयान दे। प्रधानमंत्री पर बयान को लेकर एडवाइजरी जो जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, खासतौर से राहुल गांधी को ताकीद की गई है। चुनाव आयोग की राहुल गांधी को ये एडवाइजरी कहिए, ताकीद कहिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। प्रधानमंत्री को लेकर सोच समझकर बयान दे राहुल गांधी, तथ्यों के हिसाब से बयान दे राहुल गांधी। बिहार में आपको लेकर चलूंगी अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद बिहार के बेतिया पहुंचे। हफ्ते भर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है वो चंपारण के इलाके से बिहार को और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को दी है। कैसे चंपारण से बचाया पीएम मोदी ने जीत का सायरन, इस रिपोर्ट में देखिए आप। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे लेकिन छठ पूजा पर घर जरूर लौटता है। मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। चंपारण के बेतिया में रैली और विकास की सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ तिरहुत का सियासी किला दुरुस्त किया, बल्कि संदेश बिहार के सारण से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचाया।
प्रधानमंत्री ने इन इलाकों के लिए करीब 13,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। इन इलाकों को पीएम ने दिया क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे। पहले जानिए कि मोदी का ये दौरा राजनीतिक रूप से अहम क्यों है। मोदी ने जिस बेतिया में रैली करके विकास की सौगात दी, वो बिहार के तिरहुत रीजन का पार्ट है। यहाँ लोकसभा की 7 सीटें हैं। चंपारण बिहार के सारण से सटा है, जहाँ लोकसभा की 4 सीट है, और चंपारण उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी हिस्से से सटा है, जहां लोकसभा की 4 सीटों की सीमा चंपारण और सारण के करीब है। इस लिहाज से कुल 15 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी संदेश एक साथ देने की कोशिश की। इन तमाम लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। 2019 में तिरहुत और सारण के लोकसभा क्षेत्रों को बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर जीता था। अब चंपारण को एक तरह से राजनीतिक तौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। चंपारण की 3 लोकसभा क्षेत्रों में से 2 पर बीजेपी का और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सांसद हैं, जबकि पूर्वी चंपारण, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, वहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह सांसद हैं। सियासी कद के हिसाब से देखें तो बीजेपी के बड़े नेताओं का ये इलाका है। 5 दिन में मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले शनिवार को पीएम औरंगाबाद और बेगूसराय में विकास की सौगात देने के साथ ही बड़ी रैली कर चुके हैं। आज की विकास योजनाओं में यूपी बिहार में रेल नेटवर्क का विस्तार किया गया। मोतिहारी एलपीजी प्लांट का उद्घाटन हुआ। एलपीजी प्लांट से यूपी बिहार के दर्जन भर जिलों को फायदा। मोतिहारी मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन प्रमुख रहा। मोदी ने चंपारण की धरती से परिवारवाद और जंगलराज का जिक्र किया और निशाने पर लालू यादव और उनके परिवार को लिया। एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। जंगलराज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। फिलहाल बिहार पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। और बिहार को लेकर बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी कोर ग्रुप में बिहार पर चर्चा होगी। 2 दिन, आज और कल, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बिहार में किस सीट से कौन उम्मीदवार, इसी को लेकर माना जा रहा है कि मंथन होगा। आप जानते हैं किस तरीके से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी। उसमें बिहार को लेकर उम्मीदवारों के नाम नहीं थे। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। और अब ये मंथन बीजेपी कोर ग्रुप जो करेगा, बिहार में उम्मीदवारों के नाम को लेकर, गठबंधन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कई दिन से इस बात को लेकर भी सरगर्मी तेज है कि बिहार के एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा है। और ये किस वजह से? चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान इस चर्चा को हवा भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया से जो तस्वीरें मिल रही हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि मोदी के हनुमान सियासी तूफान लाने की तैयारी में। चिराग पासवान बिहार की सियासी जमीन से दूर क्यों दिख रहे हैं? लोकसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे मोदी के हनुमान अचानक अदृश्य क्यों हो चुके हैं? षड्यंत्र रचा गया। पहले षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। चिराग पासवान पिछले 15 दिनों से बिहार की सियासत में सक्रिय नहीं हैं और इसी वजह से ये सस्पेंस गहराता जा रहा है। चिराग क्या करने वाले हैं? फिलहाल सियासी अटकलबाजियों के बीच 10 मार्च को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज में चिराग पासवान रैली करने जा रहे हैं।
इसका वीडियो और सोशल मीडिया पोस्टर उन्होंने एक्स पर साझा किया है। खास बात यह है कि इस रैली के लिए जो पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं उसमें ना तो पीएम की तस्वीर है और ना ही सीएम की। शुद्ध रूप से कार्यक्रम चिराग पासवान और उनकी पार्टी का है। मतलब आप लगाते रहिए। 21 फरवरी को चिराग आखिरी बार सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जमुई में दिखे थे। उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ही कभी कभार दिख रहे हैं। इस बीच उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसे ट्वीट शेयर किए गए हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि चिराग के मन में कुछ तो चल रहा है। ये पहला पोस्टर है जिस पर लिखा है विश्वास का सवेरा, तस्वीर चिराग पासवान की है। दूसरा पोस्टर जिस पर लिखा है हाँ मैं हूँ बिहारियों का चिराग। तीसरा पोस्टर जिस पर लिखा है गरीबों को न्याय दिलाने वाला चिराग। सोशल मीडिया के इन पोस्टरों के बीच अचानक एक और तस्वीर बिहार एलजेपी के एक्स हैंडल पर शेयर की गई है। इस कार्यक्रम में एलजेपी से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं और पीछे जो बैनर लगा है उस पर महिला संकल्प दिवस समारोह लिखा गया है। इसमें भी बैनर पर सिर्फ एलजेपी के नेताओं की ही तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वैशाली के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के लिए पीछे लगे बैनर पर सिर्फ एलजेपी नेताओं की तस्वीर है। इन तमाम तस्वीरों का एक मतलब तो ये है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस वक्त जो चुनावी तैयारी कर रही हैं उसमें वो सिर्फ अपने दम पर तैयारी कर रही हैं। कहीं से भी किसी पोस्टर पर एनडीए या बीजेपी के साथ होने का संकेत नहीं दिख रहा है। वैसे भी चिराग औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम की रैली से दूरी बनाकर सस्पेंस बढ़ा चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या चिराग वाकई पलटने का मन बना चुके हैं? वैसे भी कल तेजस्वी ने ऑफर दे ही दिया है। हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात। वैसे सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा हुई है शायद उससे चिराग पासवान खुश नहीं हैं और इसी वजह से उन्होंने दबाव की राजनीति शुरू की है।